दोस्तों लाइव स्ट्रीम में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अभी जो मार्केट गिरावट हुई थी जून के महीने में, तो ऐसे अनसर्टन माहौल में, ऐसे पैनिक के माहौल में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर मैंने अपना जो पोर्टफोलियो है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो 7 स्टॉक्स की लिस्ट लाया हूं दोस्तों इस वीडियो में, जिनको मैंने ऐड किया है अभी जो करंट मार्केट फॉल हुआ है दोस्तों। तो यहां पर जो मेरा थॉट प्रोसेस रहा है उसके बारे में मैं पहले बता दूं आपको, इससे पहले कि मैं स्टॉक में जाऊं, कि मेरा यहां पर दो थॉट प्रोसेस है। पहला कि ऐसे स्टॉक्स लेना जो कॉन्सिस्टेंट, स्टेबल, ग्रोइंग बिजनेस हो और वो डिविडेंड भी देते हो। आपको जैसे पता ही है, बहुत बार मैं डिस्कस भी किया हुआ है कि डिविडेंड स्टॉक्स या डिविडेंड पेइंग जो कंपनीज होती हैं उनकी तरफ मेरा रुझान थोड़ा ज्यादा रहता है। और जो अगर स्टेबल अगर डिविडेंड देते रहे, जहां पोटेंशियल है ग्रोथ होने का, कैश फ्लो होने का, डिविडेंड होने का, तो ये सब कंपनियां मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। और दूसरी तरफ मेरा एक और अप्रोच रहता है जहां पर मैं कुछ स्पेशल सिचुएशन या टर्न अराउंड जैसी सिचुएशन को मैं आइडेंटिफाई करता हूं, जहां पर शायद अभी 3 महीने, 6 महीने या 1 साल भी लग रहा हो कि कंपनी में तकलीफ है या हो रही है या हो सकती है, लेकिन फ्यूचर में चीजें अच्छी हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। तो टर्न अराउंड में मैनेजमेंट चेंज हो सकता है, या बिजनेस एनवायरनमेंट अभी बहुत खराब है तो भविष्य में अच्छा हो सकता है। तो ऐसे भी कुछ स्टॉक्स हैं। तो ये दो थोड़ी सी अलग स्ट्रेटेजी है, लेकिन मैं दोनों को एक तरीके से ब्लेंड करके मैं मानता हूं कि मैं अपना जो है, मैंने स्टॉक्स को इन 7 में से जो स्टॉक्स हैं उनको लिए हुए हैं। तो ओवरऑल आइडिया है रिस्क को मैनेज करना। इसमें से कुछ दो स्टॉक ऐसे भी है जो मुझे लगता है बहुत रिस्क है, तो मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया हुआ है, अपने एसेट एलोकेशन पर फोकस किया हुआ है कि ठीक है अभी मैंने लिया हुआ है लेकिन रिस्क ज्यादा है, तो उसको मैं अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा नहीं रखूंगा। और कुछ स्टॉक है जो मुझे लगता है कि नहीं, डिविडेंड देते रहेंगे, स्टेबल है, ग्रो होते ही रहेंगे, तो वहां पर मैंने थोड़ा ज्यादा बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल अगर मैं अपनी मार्केट, अपनी नहीं मतलब अगर ओवरऑल मार्केट की मैं बात करूं, तो मुझे अभी भी लगता है कि मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टनिटी है। रेट हाइक शुरू हुआ है और हो सकता है, फेड ने कहा ही है कि अगले कुछ महीनों में फेड रेट हाइक होता ही रहेगा। इन्फ्लेशन अभी भी है रॉ मटेरियल का, तो इन सब का इंपैक्ट कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में पड़ रहा है। हमने देखा 2022 कितना ही ब्रूटल रहा है, और मुझे उम्मीद है शायद 2022 अभी और कुछ महीने या फिर 2023 तक भी ये अनसर्टेनिटी रहेगी। तो लेकिन ऐसे में मैं कुछ अपॉर्चुनिटीज जरूर ढूंढ रहा हूं जहां पर मेरी, मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस जो है वो कम हो, मिनिमाइज मैं कर सकूं, और जब मार्केट सुधरे तो ये सब स्टॉक्स ज्यादा अच्छा कर सके। तो ऑलरेडी जो 7 नाम जो है ये ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में थे, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी नया नाम ऐड किया हुआ है। इनफैक्ट इन सातों स्टॉक को चूंकि नीचे गिर गए हैं, तो इनको मैंने और ऐड यहां पर किया हुआ है। और फोकस मेरा बहुत ही सिंपल है कि इन सातों को फिलहाल मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं 2 महीने के बाद, या समझ लीजिए अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में मैं इनको बेच के निकल जाऊंगा। तो ये मेरी थिंकिंग है। तो यहाँ पर आपको भी ध्यान में रखना है, या सिर्फ लर्निंग के लिए मैं अपने जो थॉट प्रोसेस है वही बता रहा हूँ, कोई भी ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो पहला नाम है HCL टेक्नोलॉजीज। तो HCL टेक्नोलॉजीज ग्रोइंग कंपनी तो है ही, और साथ ही साथ वो अपना डिविडेंड भी दे रहे हैं दोस्तों। पिछले 19 सालों से हर क्वार्टर में HCL की तरफ से डिविडेंड आ रहा है। और पिछला जो जो फाइनेंशियल ईयर था 22, तो उन्होंने 44 रुपीस का डिविडेंड दिया हुआ था। स्टॉक प्राइस बहुत नीचे भी गिरा हुआ है, लेकिन HCL ने जो पिछले साल अपनी एक डिविडेंड पॉलिसी बनाई कि वो समझ लीजिए 100 रुपए अगर कमाते हैं, मतलब प्रॉफिट करते हैं 100 रुपए, तो कम से कम 75 रुपए वो डिविडेंड में पे कर देंगे। तो ये उन्होंने क्लियर कट पॉलिसी बना दी है। मतलब उनका जो डिविडेंड कैश मशीन है वो चलता रहेगा, शेयर होल्डर्स को मिलता ही रहेगा। इनफैक्ट 2022 अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, जब 44 रुपीज डिविडेंड मिले, तो उन्होंने 100 रुपए कमाए थे, उनमें से 88 रुपीज 40 पैसा, मतलब 88.4% उन्होंने डिविडेंड दे दिया था। तो ऐसा नहीं है कि 75% मिनिमम है, उससे ज्यादा भी वो डिविडेंड दे सकते हैं, तो उन्होंने दिया भी है। अब HCL में क्या चीज का मुझे रिस्क लग रहा है, देखिए 63% बिजनेस उनका यूएस से आ रहा है, और यूएस में बहुत हद तक बात हो रही है रिसेशन की, तो वो सब चीजें हैं जो थोड़ा देखना पड़ेगा। दूसरी चीज है, आईटी कंपनियों में एट्रिशन बहुत है, और यहां पर भी 22% का ऑलमोस्ट एट्रिशन हुआ है। तो ये किस हिसाब से एट्रिशन, अभी Q1 के रिजल्ट्स आएंगे,
कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, ये देखना एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड रहने वाला है। बाकी एबिट मार्जिन जो है 18 से 20% रहने की उम्मीद है। और आईटी कंपनियों पर, चाहे वो टीसीएस हो, एचसीएल हो, इंफोसिस हो, टेक महिंद्रा हो, माइंडट्री हो, कोई भी आईटी कंपनी ले लीजिए, सब में एक ही प्रॉब्लम है मार्जिन प्रेशर का, जो कि एचसीएल में भी है। तो मार्जिन प्रेशर 18 से 20% अभी इनफैक्ट जो एबिट मार्जिन रहने की उम्मीद है। अब इससे कम हो जाता है तो मुझे लगता है कि रिस्क हो सकती है, लेकिन 18 से 20 के बीच में रहता है तो फिर मार्केट उसको न्यूट्रल में या फिर इनफैक्ट पॉजिटिव भी ले सकती है। बाकी 13,500 करोड़ के पास उन्होंने प्रॉफिट किया हुआ है और 85,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू था 2022 में। और उनका रेवेन्यू का गाइडेंस रहा है अब अभी जो साल चल रहा है यहां पर, तो 12 से 14% का, मतलब एक अच्छा खासा रेवेन्यू का गाइडेंस है। मतलब जो डिविडेंड की जो मैं बात कर रहा हूं, डिविडेंड एक्सपेक्टेड है कि इनके साइड से बढ़ता ही रह सकता है, क्योंकि रेवेन्यू का गाइडेंस है तो कहीं ना कहीं इनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। दूसरा नाम है लार्सन एंड टूब्रो। एलटीआई, एलटीटीएस, माइंडट्री आईटी कंपनीज हैं। अब ये जो आईटी कंपनीज हैं, अब इनको भी लार्सन एंड टूब्रो ओन कर रहा है। अब ये तो आईटी की बात रही, लेकिन लार्सन एंड टूब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन, डिफेंस प्रोजेक्ट, वहां पर बहुत बड़ा प्लेयर है। और कहीं ना कहीं जो केपेक्स की बात चल रही है कि गवर्नमेंट खर्चा करेगी केपेक्स के ऊपर, प्राइवेट केपेक्स होगा, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। और ऑर्डर बुक इनकी एक बहुत हाई ऑर्डर बुक है, 3.5 लाख करोड़, इतनी बड़ी तो इनकी ऑर्डर बुक है, जो कि बहुत बड़ी चीज है। कोई भी ब्रिज बनाना हो या कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा प्रोजेक्ट बनाना हो, कोई न्यूक्लियर प्लांट बनाना हो या फिर कोई भी वाटर ट्रीटमेंट का कोई काम करना हो, तो लार्सन एंड टूब्रो है। तो 8,700 करोड़ का उनका पैट था, 20% ऑर्डर अभी मिडिल ईस्ट से भी आ रहे हैं उनके। अब चैलेंज क्या है उनके बिजनेस में कि उनका जो मार्जिन हैं कम हो रहे हैं। अब ये मार्जिन आपको लग रहा होगा कि हर बिजनेस में कहीं कहीं प्रॉब्लम है, लेकिन ये है ही दोस्तों, क्योंकि कॉस्ट सब जगह बढ़े हुए हैं। अब देखिए स्टील के प्राइस ही बढ़े हुए हैं। अब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी अगर आपको ब्रिज बनाना है या कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो स्टील तो चाहिए ही, सीमेंट तो चाहिए ही, सबके दाम बढ़े हुए हैं, रॉ मटेरियल चाहिए, फ्रेट के भाव बढ़े हुए हैं। तो मार्जिन 13.3% से 12.3% हुआ है। तो ये कॉस्ट इन्फ्लेशन किस हिसाब से जितना कम हो उतना अच्छा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये एक चीज को मैं देख रहा हूं, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है ऑलरेडी, ये सभी मेरे पोर्टफोलियो में है, इसको और थोड़ा सा ऐड किया हुआ है। तीसरा नाम है, इंटरेस्टिंग नाम है, एचडीएफसी लिमिटेड। इनफैक्ट एचडीएफसी लिमिटेड में लूं या एचडीएफसी बैंक लूं, अब तो दोनों ही ऑलमोस्ट एक ही हो गया है, क्योंकि मर्जर हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एचडीएफसी लिमिटेड लेना या एचडीएफसी बैंक लेना दोनों बराबर ही, बट मैं एचडीएफसी लिमिटेड की बात करूं क्योंकि हाउसिंग लोन जो है, हाउसिंग लोन या मॉर्गेज जो है, अभी भी इंडिया में मुझे लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ 11% ऑफ जीडीपी है, जो कि सिंगापुर में 44%, यूएस में 54%। बहुत लोग बोल सकते हैं यूएस तो चलिए बहुत डेवलप्ड है, तो मलेशिया में भी इनफैक्ट 34% है। तो इंडिया में भी अब देखिए बहुत, जो 66% जो पॉपुलेशन है वो 35 साल या उससे कम है। लोग अभी जल्दी घर लेना चाहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, अर्बनाइजेशन हो गया है, तो लोग घर लेना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर घर ले रहे हैं, होम लोन की जरूरत है, तो एचडीएफसी कहीं ना कहीं वो स्वीट स्पॉट में आ रहा है। बाकी क्या ग्रो कर रही है, क्या स्टेबल है, क्या कॉन्सिस्टेंट है, बिल्कुल है, ओवर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इनफैक्ट पिछले जो क्वार्टर है, क्वार्टर नहीं सॉरी, फाइनेंशियल 22 में 13,700 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट था और 14% उन्होंने ग्रो किया हुआ था। ऑपरेटिंग इनकम आप देखेंगे 18,000 करोड़ से ऊपर की है और 12.5% का ग्रो हुआ है। और जो एनपीएस जो है जो जो लगभग 2% से थोड़ा सा यहाँ पर कम है। बस यहाँ पर की इवेंट जो देखने की है, जिसको लेकर शायद मार्केट भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है परेशान है, वो है कि किस हिसाब से वो जो सिनर्जी होंगी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की, तो वही एक चीज है जो मुझे लगता है देख रही है मार्केट अभी फिलहाल। बट स्टॉक क्या खराब है, क्या बिजनेस नहीं कर रही है कंपनी, क्या ग्रोथ नहीं कर रही है, तो उसका आंसर ना है। कंपनी ग्रो कर रही है, बिजनेस भी कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, जो कि मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयर प्राइस बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन प्रॉफिट कर रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला नाम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक्चुअली में हम लोग टर्न अराउंड स्टोरीज बहुत बात करते रहते हैं। एक्चुअल अगर कोई टर्न अराउंड हुआ है हम सबके सामने, जिसके बारे में मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली बात ही नहीं होती है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब 4-5 साल पहले देख लीजिए, 2018-19, उस समय कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही थी, और अभी उनका अगर आप प्रॉफिट देखेंगे 30,000 करोड़, इनफैक्ट 31,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट है। पिछले साल मतलब आप देखेंगे
20,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, 55% इंक्रीज हुआ है और ये एक्सपेक्टेड भी है कि प्रॉफिट इंक्रीज होता रहे। अब होता क्या है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन शायद और ज्यादा प्रॉफिट की हो, लेकिन उससे थोड़ा कम आया, तो इसीलिए स्टॉक प्राइस इतना नहीं बढ़ा। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप देखिए 47 करोड़ के आसपास डिपॉजिटर्स है दोस्तों। इतनी तो बहुत सारे देशों की आबादी भी नहीं होती है। इनफैक्ट बहुत सारे 20 देश को आप मिला दीजिए तो आबादी भी उतनी नहीं होगी। इतने तो उनके पास डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, डिपॉजिट अकाउंट्स हैं। एनपीए कम हो रहे हैं उनके, डेकेडल लो में आ गए हैं ग्रॉस एनपीएस अभी। बाकी होम लोन में जैसे हमने बात की, तो होम लोन में बैंक्स में अगर आप देखेंगे 55% मार्केट शेयर उनका है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा एसबीआई वर्सेस एचडीएफसी, जो फ्यूचर में होम लोन को लेकर किस हिसाब से ग्रोथ होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है देखने के लिए। बट मैं दोनों का शेयर होल्डर हूं, तो मैं बिल्कुल इंजॉय करूंगा इस चीज को। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे एडवांसेस और डिपॉजिट दोनों में ही ग्रोथ है। लोन वो दे पा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया में अभी ग्रोथ होगा, क्योंकि पोस्ट कोविड अभी ग्रोथ और होने की उम्मीद है। तो एडवांसेस बढ़ेंगे, लोन्स देना ज्यादा होगा, लोग घरों के लिए लोन देंगे, पर्सनल लोन के लिए लोन लेंगे, या फिर बड़े बिजनेसमैन बड़ा लोन लेंगे। तो एडवांसेस की उम्मीद है और डिपॉजिट ग्रोथ तो है ही, क्योंकि एक तरीके से बहुत लोगों का फेथ होता है ना। अभी हम अपने पेरेंट्स को ही पूछिए, ठीक है 50 पैसा कम दे रहा है लेकिन सेफ तो है। तो चाहे वो एसबीआई 5.3% एफडी में इंटरेस्ट रेट दे, लेकिन फिर भी बहुत लोग को चलेगा। 7% 6% वाली कंपनी बैंक के पास शायद जाना प्रेफर ना करे। तो वो ट्रस्ट है जो कि एसबीआई में है। और अभी जो भाव चल रहा है वैल्यूएशन के हिसाब से, प्राइस टू बुक को भी देख लीजिए, तो बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अगला नाम टीसीएस। टीसीएस हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक है, 11.3 बिलियन उन्होंने क्वार्टर 4 में ऑर्डर किए थे। टोटल फाइनेंशियल 22 में 34.6 बिलियन डॉलर की जो बुक थी। 1.91 लाख करोड़ का रेवेन्यू। और आप प्रॉफिट्स देखिए, 38,000 करोड़ का प्रॉफिट्स। दोस्तों अभी तक इनफैक्ट जितनी भी कंपनियां आई हैं, आप सबके प्रॉफिट्स देखिए, और इनफैक्ट सबके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का ऊपर नीचे लंपी प्रॉफिट है, नहीं, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। ऑल टाइम हाई ऑर्डर बुक है, डिविडेंड देती रहती है। इनफैक्ट सभी ने डिविडेंड दिया है, ऐसा नहीं है, जो भी हमने नाम देखे। 43 रुपीज का डिविडेंड, इनफैक्ट पिछले साल 4500 का बाईबैक। हाँ, बाईबैक में शायद आपको कंप्लेन हो सकती है कि थोड़ा सा रेशियो कम था, लेकिन सभी लोग अगर बाईबैक में स्टॉक डालेंगे तो वही होगा ना। तो वही हुआ था, तो 4500 का बाईबैक का प्राइस था। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या कंपनी को 4500 में भी उन्होंने बाईबैक जब किया, तो अपने स्टॉक को 4500 में भी वो अपने को कुछ वैल्यू मान रहे थे। तो 3100 200 तो थोड़ा सा सस्ता ही है। लेकिन हाँ, एक चीज है, शेयर प्राइस गिरा भी है, लेकिन वैल्यूएशन आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है बहुत कम नहीं हुए हैं। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी जो मैट्रिक्स पर हम बहुत फोकस करते हैं, इनफैक्ट इन सब कोर्सेज भी मैंने बनाए हुए हैं इन सबको समझाने के लिए। तो रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए 2018 में 29% के आसपास था, जो कि अभी 43 हो गया। आरओसी 25% के आसपास था, जो कि 36% हो गया। तो दोनों ही अगर आप मैट्रिक्स देखेंगे ईयर ऑन ईयर बढ़ ही रहे हैं। तो क्या कंपनी खराब कर रही है? नहीं कर रही है। लेकिन क्या कंपनी सस्ते में मिल रही है? वो शायद नहीं मिल रही है, क्योंकि इसीलिए मैंने ये स्टॉक लिया भी है। लेकिन ये मैं जानता भी हूं कि कल अगर ये नीचे जाता है तो मुझे लगता है मेरे लिए और अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप देखिए यहां पर अभी इसका जो वैल्यूएशन है, वन स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब 25 के आसपास इसका पी रेशियो है। एवरेज पी रेशियो ये वाली ब्लैक लाइन में यहां पर खींच रहा हूं 20 के पास है। तो अभी भी ये जो लेवल है थोड़ा सा है, मतलब अभी भी स्टॉक थोड़ा महंगा है। तो यहाँ दो चीज हो सकती है, टाइम करेक्शन, यही भाव में पड़ा रहे, या फिर स्टॉक नीचे जाए, दोनों में से कुछ भी होगा। अगर कल और प्रॉफिट बढ़ जाते हैं तो फिर जो है पी रेशियो थोड़ा सा और कम हो सकता है। तो बहुत सारी स्थिति है, हमको नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। बट मैं इतना जानता हूं, ये अगर और नीचे जाता है लेट से, तो शायद मैं और इसको इंटरेस्टिंगली खरीदूंगा, क्योंकि वो अपने एवरेज के पास ही जा रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग मेरा थॉट प्रोसेस है। अब तो हमने 5 नाम डिस्कस किए, अगला नाम है छठवां नाम, जो कि मैं स्टेबल कॉन्सिस्टेंट में नहीं डालूंगा, इसको मैं थोड़ा टर्न अराउंड में डालूंगा और थोड़ा सा रिस्की में भी डालूंगा। क्योंकि कॉमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि टर्न अराउंड हो रहे हैं। अब देखिए 2021 में 313 करोड़ का लॉस था, जो कि अभी 2022 में 541 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, प्रॉफिट लॉस से हुई है कंपनी। ठीक है,
अगर रिस्क देखेंगे, अनसर्टेनिटी है, रॉ मटेरियल का इन्फ्लेशन है, ये एक रिस्क अभी भी है। अब ट्रक्स की जब हम बात करते हैं तो ट्रक्स का 10 साल की एक एवरेज एज होती है। तो ये बिजनेस ऐसे होते हैं कि 3-4 साल बहुत बढ़िया चलते हैं, फिर 2-3 साल एकदम नहीं चलते हैं। तो अभी एक्सपेक्टेड है कि ये अभी थोड़ा ऊपर जाएगा। तो ये एक साइक्लिकल स्टॉक है और जो मुझे लगता है कि किसी भी एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही रिस्की स्टॉक। मैं यही एज्यूम कर रहा हूं कि मैंने इसको ठीक साइकिल में पकड़ा हुआ है, बट अशोक लेलैंड मेरे पोर्टफोलियो में कुछ सालों से है ही, ठीक है ना। तो मैं ऑलरेडी मेरे मतलब मुझे अच्छा खासा अभी फिलहाल तो रिटर्न मुझे अच्छा ही मिला हुआ है, लेकिन अभी भी मैंने और थोड़ा सा ऐड किया है। आप कह सकते हैं कि मैंने अपर लेवल पर एवरेज किया। इनफैक्ट सभी स्टॉक, ऑलमोस्ट सभी स्टॉक को अपर लेवल में एवरेज ही किया है, सभी टीसीएस को छोड़ के। टीसीएस को नीचे लेवल पर मैंने अभी एवरेज किया, बट एनीवे तो उसको मैंने एवरेज किया। मुझे ऐसा लगता है 2-3 साल ये अच्छा बिजनेस कर सकता है अशोक लेलैंड का। फिर अगला नाम है जो मुझे लगता है सबसे रिस्की नाम है सभी स्टॉक में, जस्ट डायल। थोड़ा सा सरप्राइजिंग आपको लग भी सकता है। अब देखिए जस्ट डायल मैंने अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन बहुत छोटा पार्ट रखा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने 50% इसको बहुत ज्यादा पनिश किया हुआ है। रिस्कीएस्ट स्टॉक है। रिलायंस अभी इसको होल्ड कर रही है 67%, रिलायंस रिटेल जो है। अब क्या सिनर्जी होगी वो देखना रहेगा। अब यहाँ पर रेड फ्लैग्स थोड़े से ज्यादा है, इसीलिए अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो फिर जस्ट डायल को बिल्कुल मत देखिए। 10,000 से ज्यादा अभी स्टाफ हो गए हैं, जो कि 8,000 के आसपास थे। मतलब वो अपने स्टाफ जो है, सेल्स स्टाफ जो है, उनकी स्ट्रेंथ वो बढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज है, जस्ट डायल में जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, उनके पास 3,800 करोड़ का कैश है और मार्केट कैप है 4,700 करोड़ की, जो कि बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट अपने कोर बिजनेस से वो कैश जनरेट कर रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो इनफैक्ट यहाँ पर शेयर प्राइस बहुत गिरा है और मुझे लगता है कि मार्केट ने शायद इसको बहुत पनिश किया हुआ है जस्ट डायल के केस में। बाकी रिस्की क्यों है? क्योंकि ये एक स्टेबल कॉन्सिस्टेंट जैसा होता है ना, ऐसे करके ग्रो नहीं कर रहा है। अब देखिए 700 करोड़ का 76 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था Q4 FY20 में, ठीक है। अब पिछले साल हो गया 33 करोड़, फिर इस बार हो गया 22 करोड़। तो ये ऊपर नीचे हो रहा है। इनफैक्ट पिछला जो पूरा जो साल जो था जस्ट डायल के लिए बहुत अच्छा नहीं था। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसका रिवाइवल हो जाए। रिवाइवल होगा कि नहीं मुझे नहीं पता है, बट मैंने इसको अपने एसेट एलोकेशन के फ्रेमवर्क में बहुत ही कम दिया हुआ है कि भाई कल कुछ गड़बड़ होती है तो मुझे शायद बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। बट एक रिस्की स्टॉक है, बट फिर भी थोड़ा सा रिस्क तो लेना चाहिए ना। तो वो मैंने लिया हुआ है अपने एसेट एलोकेशन को समझ के। तो ये 7 नाम थे आपके सामने। वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया है, तो मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपका कौन सा फेवरेट है। इनफैक्ट ऐसा कौन सा स्टॉक है आपको इन 7 में आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा आपके लिए रिस्की है या मेरे लिए रिस्की है, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स का बिल्कुल इंतजार रहेगा। मैंने यहाँ पर कुछ स्टॉक्स को अपर लेवल पर भी एवरेज किया है, लोअर लेवल पर भी एवरेज किया हुआ है। और चूंकि मार्केट में चॉपीनेस में देख पा रहा हूँ अगले कुछ दिनों, कुछ महीनों के लिए, तो शायद ये नीचे जाए तो मुझे पैनिक कम होगा। मैं शायद इन सब में अपॉर्चुनिटी और ज्यादा ढूंढूंगा। मैंने अपना थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर किया। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा आपके चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी को। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।